Good morning, students. So, in today's lecture, we will be discussing the resource request algorithm और safety algorithm. ये भी एक तरह से बैंकर्स एल्गोरिथम का ही पार्ट है और फिर इन तीनों एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए किस तरीके से सेफ सीक्वेंस निकाली जाती है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. So, in today's lecture, we will again be discussing the theoretical part of the request resource algorithm and the safety algorithm. किस तरीके से निकाला जाएगा, क्या क्या मैट्रिक्स उसके अंदर काम में आती है. तो अभी तक इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने जो मैट्रिक्स देखी है वो देखी है. एक तो हमने देखा है अवेलेबल रिसोर्स जो कि एक तरह का अरे है, कितने तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं. दूसरा मैंने मैक्सिमम मैट्रिक्स देखी है. मैक्सिमम मैट्रिक्स जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसे बताना पड़ता है कि कितने उसको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम. और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है एलोकेशन मैट्रिक्स. एलोकेशन मैट्रिक्स ये बताता है कि एट द पर्टिकुलर टाइम कितने रिसोर्सेज हमने एलोकेट किए हुए हैं प्रोसेस. और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ी थी एक नीड मैट्रिक्स. नीड मैट्रिक्स ये बताती है कि अब उसको कितने प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की जरूरत है. तो अगर इससे हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था कि अगर हमें नीड मैट्रिक्स निकालनी होगी तो हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम मैट्रिक्स माइनस एलोकेशन मैट्रिक्स. ठीक है. So now let's move on and we will see how the other algorithm works. So here is the resource request algorithm. This describes the behavior of the system when a process makes a resource request in the form of request matrix. ठीक है. अब हम लोग बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, तो इससे हम एक नई मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट मैट्रिक्स. तो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स क्या होती है? जब प्रोसेस किसी भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट मैट्रिक्स में रखी जाती है. तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमें देखने हैं. इफ अ नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स इज लेस देन द नीड देन गो टू स्टेप 2. मतलब ये स्टेप 1 है मेरा, ये मेरा स्टेप 2 है. ठीक है. और ये मेरा स्टेप 3 है. तो ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स इज लेस देन द नीड. तो जिस प्रोसेस ने जो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस रिसोर्स के रिक्वेस्ट करे हैं अगर वो नीड से कम है विच वाज डिक्लेयर्ड प्रीवियसली बाय द प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास पहले से आ जाएगा. तो नीड मैट्रिक्स अगर कम है तो वो उसको एलोकेट हो जाएगी. सो इफ द नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप इज लेस देन द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ ईच टाइप देन गो टू स्टेप 3. तो सबसे पहले मेरे को नीड मैट्रिक्स में चेक करना है. तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स. अब वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो उसको दो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो मैट्रिक्स के अंदर देखना पड़ेगा. सबसे पहले तो नीड मैट्रिक्स में देखना पड़ेगा. नीड मैट्रिक्स ये बताएगी उसको कि उसको वाकई में जरूरत थी क्या, उसने पहले बोला था क्या इसका, तो वो ठीक है. अगर वो होगा और वो लेस देन होगी तो वो ठीक है, फाइन है. तो वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप ये बताएगा कि सबसे पहले अवेलेबल रिसोर्स देखेगा, क्या वो अवेलेबल रिसोर्स से कम है क्या. मतलब मान लो उसने दो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करी है और उसके पास एक ही रिसोर्स था अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, तो वो उसको एलोकेट नहीं होगा. तो दो से ज्यादा होना चाहिए या दो होना चाहिए तभी उसको एलोकेट होगा. इफ नॉट, अगर वो नहीं है देन प्रोसेस हैज टू वेट बिकॉज सफिशिएंट रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल. अगर वो उससे लेस देन हुए, मान लीजिए उसने जो रिक्वेस्ट करी है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से ज्यादा है, मतलब उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो कम है, तो क्या होगा, उसको वेट करना पड़ेगा और जब तक के वो अवेलेबल रिसोर्सेज उसको ज्यादा नहीं हो जाते. ठीक है. तो बेसिकली इसमें क्या करना है, प्रोसेस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्रोसेस अपने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, नीड मैट्रिक्स में देखेगा और देखेगा कि उसको जितने स्टार्टिंग में उसने जितने बोले थे वो उससे कम है कि नहीं है. अगर वो कम है तो फिर वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर देखेगा. अगर अवेलेबल रिसोर्सेज कम है जो रिक्वेस्ट कर रहा है तब तो उसको एलोकेट हो जाएंगे, लेकिन अगर तब उसको एलोकेट नहीं होंगे, उसको वेट करना पड़ेगा. और अगर अवेलेबल रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा है और उसकी जो नीड है, जो उसकी रिक्वेस्ट है वो कम है, तो उसको हाथों हाथ रिसोर्स जो होंगे एलोकेट हो जाएंगे. तो बेसिकली उससे हमने तीन चीजों से तीन फॉर्मूले निकाल लिए हैं. अवेलेबल इक्वल्स टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट. ठीक है, जो भी वो रिक्वेस्ट करेगा वो अवेलेबल से माइनस हो जाएगी. एलोकेशन इक्वल्स टू एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट. ठीक है, और नीड इज इक्वल टू नीड माइनस रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में मैंने तीन मैट्रिक्स और निकाल सकता हूं मैं.
अवेलेबल, एलोकेशन एंड नीड। ठीक है, तो अवेलेबल क्या हो जाएगी मेरी, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। ठीक है, एलोकेशन हो जाएगी मेरी एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, क्योंकि एलोकेटेड तो पहले से एलोकेटेड हो ही चुके हैं, और जो उसने रिक्वेस्ट करी है वो भी ऐड हो जाएंगे इसमें। और नीड क्या हो जाएगा मेरा, नीड माइनस रिक्वेस्ट। तो जो भी उसने नीड है उसको, और जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसमें से माइनस होकर उसकी नई नीड मैट्रिक्स निकल जाएगी। ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको आगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें काम आएंगे। This step is done because the system needs to assume that resources have been allocated. ये स्टेप इसलिए करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि सिस्टम को ये पता होना चाहिए, वो एज्यूम करेगा कि जो रिसोर्स हैं वो उसको प्रोसेसेस को एलोकेट हो चुके हैं, सो देयर विल बी लेस रिसोर्सेज अवेलेबल आफ्टर द एलोकेशन। तो जब क्या होगा, रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगे प्रोसेस को, तो उनकी जो अवेलेबल मैट्रिक्स होगी, मतलब अवेलेबल का जो उसका डेटा होगा वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। सो द नंबर ऑफ एलोकेटेड इंस्टेंसेस विल इंक्रीज। और क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलोकेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, अवेलेबल कम होगा, तो अवेलेबल जो मैट्रिक्स होगी मेरी दैट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और जो मेरे एलोकेशन की जो मैट्रिक्स होगी दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि नए से नए बढ़ते जा रहे हैं, तो एलोकेशन मेरा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और अवेलेबल मेरा कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। द नीड ऑफ द रिसोर्स ऑफ द प्रोसेस विल बी रिड्यूस, और जो नीड मैट्रिक्स होगी वो भी मेरी रिड्यूस होने लग जाएगी। बट ऑब्वियस है, जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे को मिलती जाएगी तो मेरी नीड कम होती जाएगी, तो मेरी नीड और अवेलेबल जो होंगे वो कम होते जाएंगे और जो एलोकेशन है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरा प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो जाएगा, तो जितने उसको एलोकेटेड रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव थ्री ऑपरेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव थ्री स्टेप्स, चेक इफ द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। जैसे मैं पूरे 3 स्टेप कर लूंगा, फिर मेरे को ये देखना होगा कि जो मेरा सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है कि नहीं है। इफ इट इज इन द सेफ स्टेट, प्रोसीड टू एलोकेट द रिक्वेस्टेड रिसोर्स एज द प्रोसेस हैज टू वेट। तो जब मैं ये तीनों स्टेप कर रहा हूँ, मतलब जब मैं प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेट कर रहा हूँ, जब भी मैं देख लूंगा क्या उसकी नीड से कम है और अवेलेबल रिसोर्सेज भी मेरे पास ज्यादा है, तो जब मैं उसको एलोकेट कर रहा हूँ तो मैं ये देख लूंगा कि वेदर माई सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और नॉट। अगर वो सेफ स्टेट में है, देन आई कैन प्रोसीड इट एंड आई कैन एलोकेट द रिसोर्स टू द प्रोसेस हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर दैट। And if my system is it not in the safe state, then I hold that process for the wait. ठीक है, I put that process for the I put that process in the wait condition. ठीक है, so process has to wait for his turn to come. So that is the main purpose of the request algorithm, resource request algorithm. अब मैं बात करूंगा safety algorithm. So let's work and finish the vectors of length m and n respectively. Initially work equals to available. ठीक है, तो जो available है वही work है। Finish I false होगा for I equals to 0 to 1 to n minus 1. Finish मेरा I कब तक false रहेगा, जब तक कि उसको resources की जरूरत होती रहेगी, और जैसे resources की जरूरत पूरी हो जाएगी वो true हो जाएगा और मेरा जो प्रोसेस होगा उस रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा। दिस मींस इनिशियली नो प्रोसेस हैज फिनिश्ड एंड द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल अरे। ठीक है, तो इसका मतलब वो ये बता रहा है कि अभी कोई भी प्रोसेस फिनिश नहीं हुआ है, तो सारे के सारे रिसोर्सेज अभी मेरे कहाँ पे रखे हुए हैं, अवेलेबल अरे के पास। फाइंड एन इंडेक्स आई सच दैट फिनिश इक्वल्स टू फॉल्स एंड नीड आई इज लेस देन इक्वल टू वर्क। If there is no such I present, then proceed to step 4. It means that we need to find an unfinished process whose need can be satisfied by the available resource. If no such process exists, just go to step 4. ठीक है, step 4 अभी हम आगे देखेंगे। This is my step 1, this is my step 2. Step 2 ये बता रहा है कि finish I equals to false है, तो जो need होगी, जो need matrix होगी वो मेरी work से छोटी होगी, less होगी, और work मेरी क्या available matrix है, तो जो मेरा अवेलेबल होगा वो नीड से ज्यादा होगा। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। तो वर्क मेरा क्या है, अवेलेबल है, तो अवेलेबल प्लस एलोकेशन हो जाएगा, और जैसे ही मेरे को जो मेरी नीड थी वो मेरे को मिल जाएगी, मेरे को प्रोसेसेस मिल जाएंगे, तो क्या होगा, फिनिश जो होगा वो मेरा ट्रू हो जाएगा
और प्रोसेस सारे जो स्टेप्स होगा रिलीज कर देगा रिसोर्सेस को। तो गो टू स्टेप 2, फिर मैं चेक करूंगा कि ऐसा है क्या। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसको पूरा कर लूंगा और मेरा प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, और उससे जितने भी प्रोसेस को ले रखा होगा, एक्वायर कर रखा होगा, वो उसको रिलीज कर देगा। When an unfinished process is found, then the resources are allocated and the process is marked as finished, and then the loop is repeated to check the same for all the other processes. तो वो जितने भी प्रोसेस है उस इंस्टेंस में रखे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने 3 प्रोसेस लास्ट एग्जांपल में बताया था, तो तीनों प्रोसेस को अपने पास रखा रहेगा जब तक कि तीनों के तीनों मेरे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। और जैसे ही हो जाएगा, ये स्टेप 4 है, फिनिश आई इक्वल्स टू ट्रू। तो जैसे ही मेरा फिनिश आई इक्वल्स टू ट्रू हो गया फॉर ऑल द आई, मतलब फॉर ऑल द रिसोर्स, देन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। दैट मीन्स दैट इफ ऑल द प्रोसेस आर फिनिश्ड, देन द सिस्टम इज इन सेफ स्टेट। तो जैसे ही मेरा फिनिश जो है ट्रू का मतलब ये हो जाता है कि मेरे प्रोसेस सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डेडलॉक, और ये मेरा एक सेफ स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन। So I hope you have able to understand the request or resource algorithm and the safety algorithm. अब in the next lecture we'll be we'll be discussing the example, ठीक है। तो जो next lecture होगा वो मैं पूरा example के ऊपर dedicate करूंगा। But before that I think because as per your RTU's academic calendar, you will be having the midterm on 21st of September, 21st of this month. So if we follow that RTU calendar, academic calendar, if we assume that, then this week will be our last week, and might happens that from the next week you will be having the midterms. So as far as your midterms is concerned, सिर्फ ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है ये नहीं आएगी, इसके अलावा जहां तक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है वो सारा का सारा आएगा, ठीक है। और your midterm questions will be any kind of questions as it is a normal midterm questions, ठीक है। assignments मैं आपको time to time देता रह ही रहा हूँ, and you finished it, that is very a good thing that you have finished in time, but some of the students have submitted the assignment lately, ठीक है। once we'll overcome from this pandemic and when we'll be having the offline classes in our campus, then I will be conducting one viva also based on your assignment, ठीक है। so after that viva I will evaluate your assignment, और जो मिड टर्म्स के हैं उसका evaluation you know about it किस तरीके से होता है। so I think that this will be your last week, this will be our last week, and after that in the next week we will be having the midterm. तो after the midterm we will be having the classes, ठीक है। उसके बाद 1 week के बाद जो भी आपका नेक्स्ट वीक आएगा उसमें मैं आपकी फिर से कंटिन्यू करूंगा लेक्चर्स। फाइन। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। आप लोगों की बैंकर्स एल्गोरिथम पूरी हो चुकी है। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल, ठीक है। आप एग्जांपल देख लें एक बार उसको समझ लें, और जब हम इसका लेक्चर कंडक्ट करेंगे तो हम इसके एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मिड टर्म्स।